शेयर स्क्रीन कैसे है? जरा मैं बात करूं, मैं चैट शेयर कर दूं उनके साथ। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैन यू हेयर मी? जी बेटा चैट ऑन कर दो जरा। अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों क्या हाल है आपका? अच्छा, जो मैंने अभी तक आपको रिगार्डिंग यूरिन कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन जो पढ़ाया है, उसमें कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो यू कैन आस्क मी, बिकॉज जितना मैंने आपको पढ़ाया दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उसमें से एमसीक्यूज बहुत आते हैं एंड एससीक्यू भी डेफिनेटली ज़रूर आता है। एनी क्वेश्चन? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। क्या? क्या मसला क्यों आ रहा है? जी श्योर। हो गया कनेक्ट? ओके, अब मेरी आवाज़ आ रही है? राइट, मैं आपको सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडिस दोबारा रिपीट कर देती हूँ। देखो बच्चों, दो तरह के सिनेरियोज होंगे कि अगर यूरिन कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूशन में कोई मसला आ रहा है तो या तो किडनी कंसंट्रेट कर रही है या किडनी कंसंट्रेट नहीं कर रही है, ठीक है? तो दो तरह के डायबिटीज इंसिपिडिस होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडिस का मतलब है कि द पेशेंट इज प्रोड्यूसिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ urine, ठीक है? And that urine is has no taste in it. That is why it is called diabetes insipidus. And insipidus, diabetes insipidus और mellitus को मिक्स अप नहीं करना है। सिनेरियो आ जाता है तो बच्चे mellitus और insipidus को मिक्स अप कर जाते हैं। डायबिटीज mellitus में याद रखो कि यूजुअली ब्लड शुगर लेवल्स बताए होते हैं जो कि बहुत हाई होते हैं, और डायबिटीज इंसिपिडिस में वॉल्यूम ऑफ यूरिन बहुत ज्यादा होता है और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो बहुत लो होती है, राइट? अच्छा, सो एडीएच मसला कहाँ है कि यार एडीएच नहीं बन रहा है, ठीक है? एडीएच कहाँ से सिक्रीट होता है? सेंटर से, यानी कि हाई ब्रेन सेंटर्स आपके हाइपोथैलेमस में बनता है और जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होता है। तो अगर कोई लेट्स से कोई ब्रेन इंजरी हो गई, हेड इंजरी हो गई है या कोई इन्फेक्शन हो गया है
या कोई कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी है कि एडीएच बन ही नहीं रहा है, ठीक है। तो एंटी डाययूरेटिक नहीं बन रहा, तो उसका मतलब एंटी डाययूरेसिस नहीं होगी, यानी कि डाययूरेसिस एडीएच नहीं, एंटी नहीं है, तो उसका मतलब डाययूरेसिस हो रही है, ठीक है। एडीएच नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जब एडीएच ही नहीं होगा तो क्या होगा कि नीचे जाके वो किडनी के रिसेप्टर्स पे एक्ट ही नहीं करेगा, एक्वापोरिन्स नहीं बनेगी। जब एक्वापोरिन्स नहीं बनेगी तो वाटर जो ट्यूब्यूल्स में है वो वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, किडनी वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, बल्कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ठीक है। अब लेट्स से एक बंदे में एडीएच नहीं है एंड ही इज लूजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। होता है क्या कि जब उसका वाटर, ही विल लूज वाटर, तो उसके जो ऑस्मोलैरिटी है, बॉडी फ्लूइड में वाटर कम हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, तो क्या होगा कि आपका थर्ड सेंटर स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। जब थर्ड सेंटर स्टिमुलेट होंगे तो आप पानी पिएंगे, जितना आप पानी लूज कर रहे हैं उतना ही पानी आप पी रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप जो है पानी आप लूज कर रहे हैं, इतना उतना ही आप पानी पी रहे हैं, ये तो सिचुएशन होगी जब आप बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, उसको कंजेनिटल एबनॉर्मलिटी होगी या कोई भी वजह है। लेकिन अगर लेट्स से पेशेंट जो है अनकॉन्शियस है, ठीक है, और वो ही इज लूजिंग वाटर, और वो पीना पानी पी भी नहीं सकता है, ठीक है, या कोई छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो पानी मांग नहीं सकता है, इस सिचुएशन में क्या होगा कि अनकॉन्शियस बंदे को, और या कोई ऐसा बंदा जिसका आपने कहा हो कि इसको पानी नहीं देना पीने को, उधर से वो लूज कर रहा है, उधर से आपने उसको एनपीओ कर दिया, नील पर माउथ, इसको ओरली वाटर नहीं देना है। इन सिनेरियो में पेशेंट जो है ही विल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन। छोटा बच्चा पानी नहीं मांग रहा है, इंजरी हुई है, पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो पानी नहीं मांगेगा। और एक पेशेंट का आपने पानी बंद किया हुआ है कि इसको बाय माउथ ओरली पानी नहीं देना, ठीक है। तो दिस पर्सन कैन डाई ऑफ डिहाइड्रेशन। ये है सेंट्रल डायबिटीज, यानी कि सेंटर में ही एडीएच नहीं बन रहा। दूसरा कंडीशन होती है क्या, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल्स में कोई मसला है, किडनी में कोई मसला है, ठीक है। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस हो गई है, रीनल ट्यूब्यूल्स डैमेज हो गई हैं, रिसेप्टर्स नहीं है रीनल ट्यूब्यूल्स के ऊपर, एंड रीनल ट्यूब्यूल्स जो है दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एडीएच। फिर क्या होगा उस सिचुएशन में, आप उसको एडीएच अगर दोगे भी, जो आपका एडीएच आपका बनाया हुआ है, जो सिंथेटिक एनालॉग है जिसको डेस्मोप्रेसिन कहते हैं, वो अगर सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में दोगे, अगर नहीं एडीएच बॉडी प्रोड्यूस करी, आप एडीएच आर्टिफिशियली दे दो, सिंथेटिक फॉर्म में दे दो, जिसको डेस्मोप्रेसिन कहते हैं, तो बॉडी जो है ना वो स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग और पेशेंट विल नॉट लूज वाटर फ्रॉम द बॉडी। लेकिन अगर किडनी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है और आप उसको डेस्मोप्रेसिन दोगे, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि किडनीज के ऊपर रिसेप्टर ही नहीं है, रीनल ट्यूब्यूल्स डैमेज हुई हुई हैं, तो डेस्मोप्रेसिन विल नॉट हेल्प, ठीक है। और इसी तरह से एक जो पेशेंट्स होते हैं डिप्रेसिव साइकोसिस के, एमडीपी के, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस के, उनको लिथियम दी जाती है। लिथियम जो है वो इट इज वेरी डेंजरस फॉर द रीनल ट्यूबुलर फंक्शन, तो वो डैमेज कर देती है रीनल ट्यूबुलर फंक्शन को, तो इवन देन पेशेंट गेट्स डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। सो व्हाटएवर मैंने आपको पढ़ाया इस चैप्टर में, एक एक पॉइंट, एक एक लफ्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम आ जाते हैं एसिड बेस्ड रेगुलेशन में। अब जब आपने पढ़ा था कि जब हमने किडनी के फंक्शन डिस्कस किए थे, तो हमने डिस्कस किया था कि किडनी जो है वो रेगुलेट्स एसिड बेस बैलेंस इन योर बॉडी, ठीक है। अब वो कैसे करती है, अब वो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में आप साथ साथ जो है आप कर रहे हो एसिड बेस बैलेंस, तो आई होप कि आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा, आपको फेमिलियर होंगे चीज़ों से। बच्चों जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आती, आप साथ साथ पॉइंट्स लिखते जाया करो, तो मैं आपको उनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी, ठीक है। सो इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हर चीज जो बॉडी में आपकी प्रोड्यूस हो रही है या आप इनटेक कर रहे हो, उसका इनटेक शुड बी इक्वल टू आउटपुट, ठीक है। सो इसी तरह से जो देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द intake or production of hydrogen ions and the net removal of the hydrogen ions from the body, ठीक है। So if whatever hydrogen ions which are being produced in your body, या आप orally ले रहे हो,
ठीक है, that intake should be equal to the net removal of hydrogen ions from the body to achieve homeostasis. राइट, आपको याद है कि हमने ये बात की थी कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एसिड्स का जो कंट्रोल है लेवल इन द बॉडी शुड बी is very closely monitored because of minute changes in the acid levels they will disturb the enzyme functions in your body and they will damage your body. ठीक है, सो हमेशा याद रखो कि इनटेक शुड ऑलवेज बी इक्वल टू आउटपुट. ठीक है, एसिड बेस रेगुलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का है, फॉस्फेट 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 बफर सिस्टम का है, फिर बॉडी के जो इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स है उनका रोल है, लंग्स का रोल है, किडनी का रोल है. ठीक है, किडनीज क्या कर रही है, किडनीज जो है ना दे आर कंट्रोलिंग रीनल हाइड्रोजन आयन सिक्रीशन एंड रीनल एब्जॉर्प्शन, प्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. ये हम रोल ऑफ किडनी जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो आप देखो कि सिर्फ किडनी का ही रोल नहीं है, आपके लंग्स हैं, आपके बॉडी इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं, फॉस्फेट बफर, बाइकार्बोनेट बफर, दे आर आल्सो कंट्रोलिंग योर acid base balance inside your body. So precise hydrogen ion regulation is very important because the activities of almost all the enzymes in the body they are influenced by hydrogen ion concentration. ठीक है, enzyme system जो भी work कर रहे हैं they are influenced by your hydrogen ion concentrations in the body. Normal concentration जो है वो आपकी है 0.00004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर. ठीक है, नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन आपको बिल्कुल आनी चाहिए कि 0.004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर है हाइड्रोजन आयन के आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में. ठीक है, और हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन इज अ सिंगल फ्री प्रोटॉन रिलीज फ्रॉम अ हाइड्रोजन आयन एटम. एक हाइड्रोजन एटम से जो एक हाइड्रोजन आयन जो रिलीज हो जाता है विच इज अ सिंगल फ्री प्रोटॉन दैट इज योर हाइड्रोजन आयन. ठीक है, अच्छा, जब हम एसिड बेस बैलेंस बात करते हैं तो लेट्स डिस्कस एसिड क्या होता है. ठीक है, those molecules which contain hydrogen ions. ठीक है, all those molecules which contain hydrogen ions and they release those hydrogen ion when they are in the solution. किसी भी solution में अगर आप एक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल को डाल दो और वो सोल्यूशन में जाके अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दे तो उसे हम कहेंगे एसिड. ठीक है, molecules containing hydrogen atoms that can release hydrogen ions in solution is called acid. For example, HCl. HCl is a strong acid जो कि इसको आप वाटर में डालोगे तो वो आयनाइज होगा इन द वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड क्लोराइड आयंस. ठीक है, सिमिलरली कार्बोनिक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड. इसको भी कार्बोनिक एसिड को भी व्हेन यू पुट इट इन वाटर इट विल आयोनाइज इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड इनटू बाइकार्बोनेट आयंस. अच्छा, जब हम एसिड की बात करते हैं तो एक टर्म बहुत यूज होती है एसिडोसिस. एसिडोसिस इज अ कंडीशन इन व्हिच देयर इज excess of addition of hydrogen ions in the body fluids. बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस ज्यादा हो जाते हैं. ठीक है, अच्छा, अब हम बेस डिस्कस कर लेते हैं कि बेस क्या होता है. बेस जो है इट इज एन आयन और अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयंस. ठीक है, बेस जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट विल एक्सेप्ट अ हाइड्रोजन आयन. राइट, सो बाय बेसिस की बात कर लेते हैं. बाइकार्बोनेट आयन है, इट इज अ बेस बिकॉज इट कैन कंबाइन विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. ठीक है, बाइकार्बोनेट है, इट इज अ बेस और whenever there is hydrogen ions present in the solution it will combine with this hydrogen ions to form carbonic acid. ठीक है, इसी तरह से HPO4 भी एक बेस है because HPO4 का जो it will accept the hydrogen ion to form H2PO4. फॉस्फेट बफर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तीसरा बफर क्या है आपका, सो बाइकार्बोनेट बफर है, फॉस्फेट बफर्स है. तीसरा इंपॉर्टेंट बफर है आपकी प्रोटीन्स. प्रोटीन्स के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, सो और आपके हाइड्रोजन आयन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज. तो आपके जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं वो भी अट्रैक्ट कर लेते हैं और बफर कर देते हैं आपके एसिड को. ठीक है, so proteins bicarbonate ions phosphate buffers and
bicarbonate buffers, phosphate buffers and the proteins which have negative charge on them, तो वो combine कर जाएंगे हाइड्रोजन आयंस के साथ। कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? प्रोटीन्स लाइक हीमोग्लोबिन इन द रेड ब्लड सेल्स, आपने पढ़ा था जब आपने ब्लड किया था कि रेड ब्लड सेल का रोल है इन द कंट्रोल ऑफ एसिड बेस, रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। दूसरे प्रोटीन्स कौन सी हैं? प्रोटीन्स इन द सेल्स ऑफ द बॉडी आर अमंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द बॉडीज बेसिस, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन भी एक बेस है और आपकी जो प्रोटीन है वो भी एक बेस है, बिकॉज ऑल ऑफ देम दे हैव द टेंडेंसी टू accept hydrogen ions, ठीक है। The proteins in the body, the hemoglobin, bicarbonate, phosphate buffers, they all have the ability to accept hydrogen ions, ठीक है। अच्छा, अब बेसिस की बात कर ली तो हम अब बात कर लेते हैं एल्कलीज की। एल्कलीज का भी फंक्शन बेसिस वाला ही है, ठीक है। सो एल्कली होती क्या है? एल्कली जो है एक्चुअली उसके अंदर एक मेटल होता है लाइक सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, और वो प्रेजेंट होता है, it is combined with a highly basic ion such as hydroxyl ion, ठीक है, राइट। हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो बेस है, राइट। तो एल्कली भी बेसिकली एक बेस है। फर्क सिर्फ ये है कि एल्कली के साथ जो है ना एक मेटल लगा हुआ, चाहे वो सोडियम का हो, चाहे पोटेशियम का हो, चाहे लिथियम का हो। इट इज अटैच्ड टू अ हाईली बेसिक आयन व्हिच इज कॉल्ड द हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और इस हाइड्रोक्सिल आयन की प्रॉपर्टी क्या है? वही बेस वाली है कि दिस हाइड्रोक्सिल आयन कैन it reacts quickly with the hydrogen ions, ठीक है। सो एल्कली और बेसिस दोनों की एक ही प्रॉपर्टी है कि both of them they react with the, they are negatively charged, so the both of them they have the ability to react with the hydrogen ion. What is alkalosis? Excess removal of hydrogen from the body fluids, ठीक है। एसिडोसिस में excess addition of hydrogen ion in the body, एंड एल्कलोसिस में क्या है? एक्सेस रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स, ठीक है। अच्छा, अब हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो जो होते हैं उनको अगर सोल्यूशन में डाला जाए तो वो रैपिडली डिसोसिएट करते हैं एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड हाइड्रोजन, दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। Weak acids वो होते हैं कि when they are put in a solution form, they dissociate into hydrogen ions, but with less vigor, कम dissociate होते हैं as compared to strong acid, ठीक है। जैसे कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड भी एसिड है, but it is a weak acid because when it is present in the solution form, ये इतना ज्यादा dissociate नहीं करता into, and it does not release that much amount of hydrogen ions in the solution, ठीक है, as compared to hydrochloric acid. अच्छा, और हम स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस की भी बात कर लेते हैं कि स्ट्रॉन्ग बेस वो होता है जो कि रिएक्ट करता है रैपिडली एंड क्विकली, ठीक है, विद हाइड्रोजन आयंस एंड thus quickly remove these from a solution, ठीक है। सो एक स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि इट रिएक्ट्स क्विकली एंड रैपिडली रिमूव्स the hydrogen ion from the solution. Example क्या है? हाइड्रोक्सिल आयन जो कि reacts with hydrogen ions to form water. हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ होते हैं? आपके हाइड्रोक्सिल आयंस आपके एल्कलीज में थे, एल्कलीज में जो हाइड्रोक्सिल आयंस है वो स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है। और वीक बेस क्या होता है? वीक बेस होता है लाइक बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन बिकॉज इट बाइंड्स विद द हाइड्रोजन आयंस मच मोर वीकली देन डज OH, ठीक है। सो बाइकार्बोनेट भी नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोक्सिल आयन भी नेगेटिवली चार्ज है, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन मोर रैपिडली कंबाइंस विद द हाइड्रोजन आयंस as compared to the bicarbonate ion. Bicarbonate ion करता है combined with but much more weakly as compared to the hydroxyl ion. तो हम bicarbonate ion जो है वो weak base है और hydroxyl ion जो है strong base है, ठीक है। Most acid and bases in the extracellular fluid that are involved in normal acid-base balance are weak acids and bases, ठीक है। आपके एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड के अंदर एसिड्स भी पड़े हुए हैं और बेसिस भी पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन दोनों एसिड्स और बेस जो है वो आपकी वीक है, वीक एसिड्स एंड बेसिस।
ठीक है, which are responsible for acid base regulation. They are present in the extracellular fluid. They are responsible for the normal acid base regulation and they are called weak acids and weak bases. उनका नाम क्या है? कार्बोनिक एसिड और बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है, कार्बोनिक एसिड एंड बाइकार्बोनेट बेस, राइट। अच्छा, सो बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स हमें पहले पता होना चाहिए कि जी नॉर्मल वैल्यू क्या है। ब्लड में कॉन्सेंट्रेशन जो है 0.00004, 4 जीरोस है और फिर 4 है मिली इक्विवेलेंस। और हम उसको दूसरा कह सकते हैं मिली इक्विवेलेंस में है तो हम नैनो इक्विवेलेंस में कह सकते हैं कि 40 नैनो इक्विवेलेंस पर लीटर आपकी बॉडी के एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में हाइड्रोजन आयंस हैं, ठीक है। नॉर्मल जो वेरिएशन है वो 3 to 5 नैनो इक्विवेलेंस पर लीटर है, ठीक है, यानी कि 35 से 45, ठीक है, थोड़ी सी रेंज है, ठीक है। अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस हाइड्रोजन एज लो एज 10 नैनो इक्विवेलेंस टू एज हाई एज 160 मिली इक्विवेलेंस लीटर will not cause, अगर थोड़ी सी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन लगे 10 नैनो इक्विवेलेंस टू एज हाई एज 160 इक्विवेलेंट जो है तो वो वेरिएबल हो जाएंगे एंड दे विल नॉट कॉज डेथ। लेकिन नैनो नैनो याद रखो, नैनो इक्विवेलेंट बहुत छोटी अमाउंट है, राइट। अच्छा, ये आपने इक्वेशन आपने देखी होगी कि बहुत ज्यादा मस्ट हैव कम अक्रॉस, पीएच इज इक्वल टू लॉग इनटू 1 ओवर एच प्लस। पीएच किसी चीज का फाइंड आउट करना हो तो लॉग वैल्यू हम इसलिए लेते हैं बच्चों क्योंकि इट्स अ वेरी बिग नंबर, तो इट्स वेरी कम्बरसम टू यूज वेरी बिग नंबर्स, तो हम लॉग वैल्यू देखते हैं ऐसी चीज की। तो अगर हम सिर्फ इस इक्वेशन को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन की इनवर्स रिलेशनशिप है पीएच के साथ, ठीक है। ये अगर पीएच ज्यादा होगा तो हाइड्रोजन आयन कम होंगे और पीएच अगर कम होगा तो हाइड्रोजन आयन जो है वो ज्यादा होंगे, ठीक है। ये याद रखो हमेशा कि पीएच की हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होती है हाइड्रोजन आयंस के साथ, राइट। इस इक्वेशन को जो है अगर हम थोड़ा सा मनूवर करें तो क्या होगा, अगर हम हाइड्रोजन आयंस को ऊपर ले आएंगे तो लॉग जो प्लस लॉग था उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लॉग, जब हाइड्रोजन को ऊपर लाएंगे तो प्लस लॉग जो है वो हो जाएगा माइनस लॉग। सो पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू एच प्लस, ठीक है। सो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग इंटू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, ऐसा ही है ना। ये देखो इस इक्वेशन को में अगर हमने हाइड्रोजन आयंस ऊपर लाने हैं तो लॉग की वैल्यू माइनस हो जाए, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। अब बॉडी के अंदर कितने हाइड्रोजन आयंस हैं आपके 0.00004, ठीक है, मिली इक्विवेलेंस पर लीटर, राइट। तो अब इस पे आ जाते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.000 एच, हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन रख देते हैं हमने। अब इस वैल्यू की जो लॉग वैल्यू है वो है 7.4। ये जो इसकी इस वैल्यू की जो लॉग वैल्यू है, ये नैनो इक्विवेलेंस है, इसकी जो लॉग वैल्यू है उसकी अगर इस वैल्यू की अगर लॉग निकालोगे तो उसकी वैल्यू है 7.4। So this is the pH of your body. Log हम इसलिए निकाल लेते हैं because it is very cumbersome to remember and write these large numbers, ठीक है। pH is related to the actual hydrogen ion concentration by the following formula. Hydrogen ion concentration is expressed in equivalents per liter, right? अच्छा, फिर हम बात कर लेते हैं कि एज वी नो कि पीएच जो है इनवर्स रिलेशनशिप है हाइड्रोजन आयंस के साथ, ठीक है। हाइड्रोजन कम है तो पीएच ज्यादा है, पीएच कम है तो हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। फिर बॉडी के अंदर नॉर्मल बॉडी आर्टीरियल ब्लड का पीएच जो है वो 7.4, नॉर्मल पीएच आर्टीरियल ब्लड का कितना है 7.4, राइट। और एसिडोसिस में क्या होगा, पीएच जो है वो आपका 7.4 से कम हो जाएगा, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे और पीएच जो है वो कम हो जाएगा, 7.4 नॉर्मल है तो उससे कम हो जाएगा। अल्कलोसिस में क्या हो रहा है कि जो नॉर्मल वाली वैल्यू है 7.4 की उससे पीएच ज्यादा हो जाएगा, जब पीएच ज्यादा हो जाएगा तो उसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन कम हो गए,
ठीक है, ये याद रखना कि इनवर्स रिलेशनशिप है पीएच की हाइड्रोजन आयंस के साथ। द लोअर लिमिट ऑफ पीएच एट विच अ पर्सन कैन लिव मोर देन अ फ्यू आवर्स इज अबाउट 6.8 एंड द अपर लिमिट इज 8। ये जी आपकी लिमिट है। 6.8 और 8 के दरमियान तो बंदा जिंदा रह सकता है। नॉर्मल एवरेज और 7.4। ये सब वैल्यूज जो है ना आपको बेटा ज़बानी याद होना चाहिए, जस्ट लाइक योर नेम। अच्छा जी, कुछ बॉडी फ्लूइड्स की जो है आपकी दी हुई है पीएच की वैल्यूज। आर्टीरियल ब्लड की वैल्यू है 7.4, ठीक है। वीनस ब्लड की वैल्यू है 7.35। क्यों है वीनस ब्लड ज्यादा एसिडिक क्यों है, क्या ख्याल है? सोचो। वीनस ब्लड में वाई वीनस ब्लड इज मोर एसिडिक? वीनस ब्लड जो है ज्यादा एसिडिक इसलिए है बिकॉज उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, ठीक है। इसी तरह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी क्योंकि मेटाबॉलिज्म हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड का पीएच जो है वेरिएबल है 6 to 7.4 डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। यूरिन का आप देखो रेंज है 4.5 to 8 डिपेंडिंग अपॉन कि अगर बॉडी के अंदर ज्यादा एसिड्स हैं तो कितनी ज्यादा एसिड सिक्रीट करेगी और कम एसिड्स है तो कम एसिड सिक्रीट करेगी, ठीक है। और अब आप देख लो गैस्ट्रिक एसिड जूसेस का। गैस्ट्रिक एसिड में आपके एसिडिटी जो है वो गैस्ट्रिक apparatus जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड, तो उनकी वजह से पीएच जो है वो 0.8 है, ठीक है। So always remember, if there is hypoxia of the tissues and poor blood flow to the sheet tissues can cause acid accumulation and decrease intracellular pH। ठीक है, याद है हमने शॉक में भी पढ़ा था कि whenever there is hypoxia of the tissues तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होती है तो कार्बनिक एसिड भी बढ़ जाता है मूव। सो whenever there is hypoxia of the tissues या blood flow slow हो जाएगा, that will cause acid accumulation and decrease intracellular pH। याद रखना, ठीक है, under abnormal conditions। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली आप इंजेस्ट कर रहे हो प्रोटीन, आपके बॉडी के अंदर एसिड्स कंटिन्यूसली बन रहे हैं, फिर आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है तो इसकी वजह से भी आपकी बॉडी के अंदर एसिड्स बन रहे हैं। तो अगर एसिड ज्यादा हो जाएंगे तो दे आर डेंजरस फॉर योर बॉडी। तो हाउ योर बॉडी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द एसिड्स, राइट? तो दे आर 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? ये जो है केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम्स है, ठीक है। केमिकल बफर सिस्टम, राइट, रिमेंबर केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम्स हैं जो कि इमीडिएटली कंबाइन करेंगे विद द एसिड्स, और या एसिड के साथ, अगर एसिड एक्सेस हो गया तो एसिड के साथ कंबाइन कर लेंगे, या बेस एक्सेस हो गया तो बेस के साथ कंबाइन कर लेंगे, एंड दे विल प्रिवेंट एक्सेसिव चेंजेस इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। सो बफर का क्या मतलब होता है कि अगर बॉडी में कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो वो उसको कम कर देगा, और कोई चीज कम हो जाएगी तो उसको ज्यादा कर देगा, ठीक है। अब जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो कि केमिकल एसिड बेस्ड बफर सिस्टम है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, ठीक है। एक तो इम्पोर्टेंस ये है कि इट रिएक्ट्स विद इन सेकेंड्स टू मिनिमाइज द चेंजेस इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इट रिएक्ट्स विद इन सेकेंड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इट रिएक्ट्स विद इन सेकेंड्स टू मिनिमाइज चेंजेस इन द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी बात क्या है कि इट डज नॉट एलिमिनेट हाइड्रोजन आयन और ऐड देम टू द बॉडी, but only keep them tied up until balance can be re-established। क्या है कि हाइड्रोजन आयंस जो है, जो ये जो बफर है, ये हाइड्रोजन आयन को बॉडी से निकाल नहीं देगा। अगर बॉडी में लेट से हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए, ठीक है, या बेस ज्यादा हो गई, तो ये सिस्टम इनको बॉडी से बाहर नहीं निकालेगा, सिर्फ क्या करेगा,
ये उनको टाइड अप करके रखेगा, ठीक है। जैसे बाइकार्बोनेट है वो हाइड्रोजन आयन को टाइड अप करके रखेगा, ठीक है, कुछ देर के लिए। तो एक तो ये कि एक्ट विद इन सेकेंड्स, ठीक है। दूसरे ये बॉडी से बाहर नहीं निकालेंगे, सिर्फ उसको पकड़ के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रख देंगे, ठीक है। सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस आपका रेस्पिरेटरी सेंटर है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर क्या कर रहा है कि क्या करता है, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है, इट इज रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड, ठीक है। आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है बॉडी के अंदर तो कार्बोनिक एसिड भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बना मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाती है। और अगर बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू कर देगी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन कर करके ढेर सारा कार्बोनिक एसिड बी फॉर्म्ड, राइट। सो क्या है कि बॉडी से, अच्छा, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात रेस्पिरेटरी सेंटर के बारे में है कि इट एक्ट्स विद इन फ्यू मिनट्स टू एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एंड दस रिड्यूसेस कार्बोनिक एसिड इन द बॉडी, राइट। सो राइट, अब समझ में आ गया कि ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है, इट टेक्स फ्यू मिनट्स, ठीक है, टू एलिमिनेट एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड अगर एलिमिनेट नहीं होगी तो कार्बोनिक एसिड विल कीप इंक्रीजिंग इन द बॉडी। तो फर्स्ट टू लाइंस ऑफ डिफेंस जो है, दे कीप द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम चेंजिंग टू मच। सो लेकिन इसकी द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, इट इज नॉट रिमूविंग एनीथिंग फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेटरी सेंटर जो कि सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है, इट इज रिमूविंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी and thus carbonic acid का level will go down in the extracellular fluid. So these first two lines of defense, they keep the hydrogen ion concentration from changing too much, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस आपकी आगे आर योर किडनीज, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किडनीज का, ठीक है। अच्छा, किडनीज जो है या एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं या एल्कलाइन यूरिन प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है। अगर बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया तो वो एसिडिक यूरिन प्रोड्यूस करेंगे, और अगर एल्कलाइन ज्यादा हो गई तो दे आर एसिडिक एल्कलीज फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। बेस को बॉडी से निकाल रही है, ठीक है, until hydrogen ion concentration goes back towards normal, ठीक है। सो अब किडनी कैसे ये काम करती है, ये क्या करती है कि या तो वो एक्सेस एसिड बन गया बॉडी को तो वो एसिड को बॉडी से निकाल देती है, एक्सेस बेस बन गया है बॉडी को तो एक्सेस बेस को निकाल देती है बॉडी में, या न्यू बेसिस भी बनाती है, ठीक है। और अब क्या फर्क है इन तीनों लाइंस ऑफ डिफेंस में कि दिस इज स्लो टू रिस्पॉन्ड कंपेयर्ड विद अदर डिफेंसेस ओवर अ पीरियड ऑफ आवर्स टू सेवरल डेज, ठीक है, बट it is the most powerful of the acid base regulatory systems in the body, ठीक है। ये है बेशक it's slow to respond and it takes days, several hours or days, but it is the most powerful of the acid base regulatory system in the body, ठीक है। ऑलराइट, सो अब हम जरा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बफरिंग कैसे हो रही है बॉडी में, क्या मतलब है बफर का। सो बफर क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन रिवर्सिबली बाइंड विद हाइड्रोजन आयंस, ठीक है, कि इट कैन बी रिवर्स्ड। अगर लेट से बॉडी में एसिड ज्यादा हो गया है तो बफर हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन कर जाएगा, तो बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयन कम हो जाएंगे। अगर हाइड्रोजन आयन कम हो गए हैं तो क्या होगा कि ये बफर रिलीज कर देगा जो उसने हाइड्रोजन आयन को पकड़ा हुआ होता है उसके साथ, ठीक है। दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ अ बफर। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखो ये बफर है, ठीक है, और लेट्स से कि ये एक इक्वेशन है, हाइड्रोजन आयन जब बफर से कंबाइन कर गया ये H बफर बन गया। अब अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है और
बिखरे पड़े हुए एक्स्ट्रा सेलुलर, तो ये बफर्स जो है ना इन हाइड्रोजन आयंस के साथ कंबाइन कर जाएंगे, ठीक है, और उनको पकड़ के रखेंगे ताकि ये फ्री फॉर्म में हाइड्रोजन आयन ना फिरे, ऐसे हो जाएगा। और अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयंस कम हो गए हैं, बॉडी के अंदर हाइड्रोजन आयंस कम हो गए तो क्या होगा कि ये जो एच बफर है, ये जो कंबाइंड फॉर्म है, ये ब्रेक हो जाएगी और ये रिलीज कर देगी फ्री हाइड्रोजन आयंस इन द एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है। ये बफर का सिंपल मैकेनिज्म है कि अगर कोई चीज ज्यादा हो जाएगी तो वो उसको पकड़ के रखेगा, कंबाइन कर लेगा, और अगर कोई चीज कम हो जाएगी तो वो अपने आप से वो हाइड्रोजन आयंस ये जो कम हो गए तो वो अपने हाइड्रोजन आयंस को रिलीज कर देगा, ठीक है। अच्छा, अब कैसे हो रही है बफरिंग? आपकी बॉडी के अंदर 80 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ हाइड्रोजन आयंस आइदर इंजेस्ट हो रहे होते हैं या प्रोड्यूस ईच डे बाय मेटाबॉलिज्म। कितने आपके बन रही है, या आप खा रहे हैं या मेटाबॉलिज्म से हाइड्रोजन आयंस बन रहे हैं, ठीक है, एंड दे आर 80 मिली इक्विवेलेंट्स। 80 milli equivalents of hydrogen ions are either ingested or produced each day by metabolism. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन जो है बॉडी फ्लूइड्स में नॉर्मली कितनी है, 0.00004 मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, राइट। तो आप देखोगे 80 मिली इक्विवेलेंट्स आप खा रहे हो या मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस कर रहे हो, कॉन्सेंट्रेशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इतनी है, तो ये तो बहुत ज्यादा आपके अंदर बॉडी में जमा हो गए है ना हाइड्रोजन आयंस। सो अगर आप बफरिंग नहीं कर रहे हैं आपकी बॉडी, तो डेली प्रोडक्शन एंड इंजेक्शन ऑफ एसिड आयंस दे विल कॉज lethal changes in the body fluid hydrogen ion concentration, right? अच्छा, अब आपके कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स हैं जो कि आपके बाइकार्बोनेट बफर्स हैं, कुछ आपके इंट्रासेलुलर बफर्स हैं जो कि आपके प्रोटीन से। एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स कौन से हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर बफर्स आपके बाइकार्बोनेट और इंट्रासेलुलर बफर्स पूछ लिए जाते हैं, तो सेल्स के अंदर प्रोटीन ज्यादा है तो आप बोलोगे कि इंट्रासेलुलर बफर्स है वो प्रोटीन, ठीक है। हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम की, जो कि आपका एक्स्ट्रा सेलुलर बफर सिस्टम है। क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर आपका बफर सिस्टम है। This is the most important quantitatively. This is the most important buffer system which is present in your extracellular fluid. ठीक है? This is the quantitatively this is the most important extracellular fluid का buffer system. ठीक है? अच्छा, अब ये बफर सिस्टम में क्या है? इसके अंदर एक सोल्यूशन फॉर्म है, ठीक है, सोल्यूशन है जिसके अंदर एक वीक एसिड पड़ा हुआ है जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड, और एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इमेजिन करो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, जो कि आपका ब्लड है और इंटेस्टिन है, उसके अंदर कार्बोनिक एसिड पड़ा हुआ है विच इज अ वीक एसिड, और एक बाइकार्बोनेट सॉल्ट पड़ा हुआ है जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोल्यूशन क्या? वाटर, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो आपके ब्लड के अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर सोल्यूशन जो है वो वाटर है, वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, और बाइकार्बोनेट सॉल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, ये आप देखोगे कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम कैसे काम कर रहा है। अच्छा, तो आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। सो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इज रिएक्टिंग विद द वाटर। सो व्हेन इट रिएक्ट्स विद द वाटर तो कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, ठीक है। क्या फॉर्म कर रही है? कार्बोनिक एसिड। अब आपके बॉडी के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट प्रेजेंट है, ठीक है, और इट इज प्रेजेंट इन abundant amounts in lung alveoli, epithelial cells और renal tubule, ठीक है। ये जो कार्बोनिक एसिड जो बन रहा है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड very little amount of carbonic acid is being formed, ठीक है।
अनलेस के कार्बोनिक एनहाइड्रेज, हाँ कार्बोनिक एनहाइड्रेज अगर प्रेजेंट होगा तो ये रिएक्शन रैपिड हो जाएगा, बहुत ज्यादा कार्बोनिक एसिड। अदरवाइज कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी में प्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ी सी रिएक्ट करती है वाटर के साथ टू फॉर्म थोड़ी सी अमाउंट ऑफ कार्बोनिक एसिड। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट है जो कि लाइम में भी है, मिलर ट्यूब्यूल्स में भी है, तो फिर ये रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा तेज हो जाएगा। ठीक है, अब ये पीछे याद रखना कि क्या क्या है। वीक एसिड है आपके बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में, H2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट है। अच्छा, ये H2CO3 कहाँ से आ रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ कंबाइन करती है तो आपकी स्लोली स्लोली ये कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। अब ये जो H2CO3 प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज अ वीक एसिड। ठीक है, तो थोड़ी से अमाउंट में थोड़े से हाइड्रोजन आयंस और बाइकार्बोनेट्स आए, क्योंकि अभी सोल्यूशन फॉर्म में है ना, तो कार्बोनिक एसिड जो है वो डिसोसिएट करेगा वीकली इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये जो कार्बोनिक एसिड हमने देखा था ना कि जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में कार्बोनिक एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये वो कार्बोनिक एसिड जो है ये बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के कॉम्बिनेशन से, लेकिन आगे पे जाके ये फर्दर डिसोसिएट कर देगा इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये ठीक है, this carbonic acid will associated to hydrogen and bicarbonate ions। अब देखो, सो दूसरा कंपोनेंट क्या था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम का? सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट है। ठीक है, जो कि ये भी सोल्यूशन में डिसोसिएट हो गया इनटू सोडियम आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन। तो इसका मतलब है कि सोडियम का बाइकार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड दोनों मिलके क्या रिलीज कर रहे हैं? दो बाइकार्बोनेट भी रिलीज कर रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी बाइकार्बोनेट रिलीज कर रहा है, और जो कार्बोनिक एसिड है वो भी डिसोसिएट होकर बाइकार्बोनेट रिलीज कर रहा है, और एक सोडियम आयन रिलीज हो रहा है और एक हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब इसको सारे को अगर आप इकट्ठा कर लें तो कार्बन डाइऑक्साइड ने वाटर के साथ कंबाइन किया तो कार्बोनिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड में सोल्यूशन फॉर्म में तो डिसोसिएट कर जाएगा इनटू हाइड्रोजन एंड बाइकार्बोनेट आयन, और वो जो सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट पड़ा है वो भी डिसोसिएट कर जाएगा इनटू सोडियम एंड बाइकार्बोनेट। अब इसने जरा कंजूसी कर दी, इसको चाहिए था कि इस सोडियम का बाइकार्बोनेट जरा अलग लिख देता, तो कोई बात नहीं, ये जो बाइकार्बोनेट है ना ये कार्बोनिक एसिड से भी आ रहा है और ये सोडियम बाइकार्बोनेट से भी आ रहा है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो अब जब ब्लड जो है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो आपका सोल्यूशन फॉर्म में है, तो ये सारे जो है ये आयोनाइज हो जाएंगे, कार्बोनिक एसिड भी आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन और बाइकार्बोनेट आयंस बन जाएंगे, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी आयोनाइज हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस बन जाएंगे। ठीक है, अब इस बफर सिस्टम में, ठीक है, इस बफर सिस्टम में ये जो बाइकार्बोनेट बफर है जिसमें हाइड्रोजन आयंस भी पड़े हुए हैं और बाइकार्बोनेट आयंस भी पड़े हुए हैं और सोडियम आयंस भी पड़े हुए हैं, इसके अंदर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दोगे, ठीक है, इस बफर सिस्टम के अंदर अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दोगे तो क्या होगा? ये देखो, ये जो है आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन आयंस आपने ऐड कर दिया, तो ये जो हाइड्रोजन आयंस है ये इस बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर जाए। ये जो हाइड्रोजन आयंस है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज होंगे, दिस हाइड्रोजन आयन जो है दैट विल कंबाइन विद द बाइकार्बोनेट आयंस। बाइकार्बोनेट आयन कहाँ से आए थे? कार्बोनिक एसिड से और सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, जो एक्सेस हाइड्रोजन आयंस है वो कंबाइन कर जाएंगे इन बाइकार्बोनेट आयंस के साथ और कार्बोनिक एसिड बन जाएगा। This carbonic acid will then dissociate into carbon dioxide and water। ठीक है, यानी कि ये जो आपके पास आयंस प्रेजेंट है बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के, अगर इसके अंदर एक आप स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन स्ट्रॉन्ग एसिड डालोगे तो वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो इन बाइकार्बोनेट्स के साथ कंबाइन करके, ठीक है, एक वीक एसिड बना देगा। इन स्ट्रॉन्ग इन बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके एक वीक एसिड बना देगा जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, बन तो फिर भी एसिड रहा है, लेकिन अब इस दफा जो एसिड यहाँ ये समझे हाइड्रोजन लिखा हुआ ना, जहाँ पर HCl है, HCl ने बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज कर दी है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज कर दिए। अब ये जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में बाइकार्बोनेट पड़ा था ना, उसमें इस बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके एक
स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में बना दिया, ठीक है। तो कार्बोनिक एसिड बन गया, और ये जो कार्बोनिक एसिड है ये फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। इट चेंजेस इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई वो कहाँ जाएगी, सोचो, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी? जब बॉडी के अंदर जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है तो ये जाके आपके रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगी, और आपकी रेस्पिरेशन तेज हो जाएगी, और आपके जो लंग्स हैं वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, ठीक है। बात समझ में आई कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम ने क्या किया कि अगर बॉडी में हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो जाएंगे तो जो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम के जो बाइकार्बोनेट है वो उस हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके एक वीक एसिड बनाएंगे। वो वीक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ये जो बस इससे इसको बाइंड कर दिया, बाइंड करके से बना दी कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से निकालना आसान है, बिकॉज ये excess carbon dioxide, it will stimulate the respiratory center and it will increase the rate of respiration, and more carbon dioxide will be lost from the body। और ये जो हाइड्रोजन आयंस हैं ज्यादा सारे वो बार बार से कंबाइन करते जाएंगे, कार्बोनिक एसिड बनता जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनती जाएगी, और बॉडी लंग्स जो है आपके एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। ये वो सिनेरियो है जिसमें अगर हाइड्रोजन आयन स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड हो गया है आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि दूसरा सिनेरियो क्या है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दी है, आपने स्ट्रॉन्ग बेस ऐड कर दी है अपने किसी बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम में, ठीक है। इसमें सोडियम भी है, बाइकार्बोनेट भी, और हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या थी, वो थी सोडियम हाइड्रोक्साइड। स्ट्रॉन्ग बेस क्या थी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ने बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज किए, वो जो हाइड्रोक्सिल आयंस है वो जाके कंबाइन कर जाएंगे आपके बाइकार्बोनेट आयन से, ठीक है। तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बन जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक वीक बेस है, ठीक है। Hydroxyl ions from the sodium hydroxyl will combine with carbonic acid to form additional bicarbonate ions, ठीक है। So weak base sodium bicarbonate replaces strong base sodium hydroxide, ठीक है। यानी कि ये जो H2CO3 जो ब्रेकअप हुआ था HCO3 में और हाइड्रोजन आयंस में, क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये जो वाटर है आपका हाइड्रोक्सिल आयन वो इस H2CO3 के साथ कंबाइन करके बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट इज अ वीक बेस। अब जब ये वीक बेस बन गया, ठीक है, तो क्या होगा कि ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनिक एसिड में बन रही है, और ये कार्बोनिक एसिड जो है कन्वर्ट हो रहा है बेस में। तो अगर आप देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे डाल रहे हो, एक बेस डाल रहे हो, तो एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी, बिकॉज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोनिक एसिड बना रही है। कार्बोनिक एसिड जो है वो उस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करके वीक बेस बना रहा है। तो ये इक्वेशन चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। सो मोर जितनी ज्यादा आप सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे तो उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक एसिड बनेगी, और फिर उसके बाइकार्बोनेट बन जाएंगे। तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होने शुरू हो जाएगी, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करेगी टू रिप्लेस द कार्बोनिक एसिड, ठीक है। क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बोनिक एसिड कम हो जाएगा, बिकॉज वो कार्बोनिक एसिड जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन होके उसको वीक बेस बना रहे हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके कम हो जाएगी। जब बॉडी के अंदर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी तो क्या होगा कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स कम हो जाएंगे, तो डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इनिबिट कर देगी रेस्पिरेशन को। जब रेस्पिरेशन इनिबिट हो जाएगी तो बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंक्रीज होना शुरू कर देगी, ठीक है, राइट। सो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने की वजह से बहुत ज्यादा
कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, जो कार्बोनिक एसिड बना रही थी, कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है इनटू सोडियम बाइकार्बोनेट. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड हैज टू मेक कार्बोनिक एसिड. सो कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती रहेगी, बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट नहीं होंगे. एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर अक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएगी. और दिस एंड अच्छा, अब क्या है कि सो रेस्पिरेशन जो है आपकी इनिबिट हो जाएगी, राइट. दूसरी तरफ क्या है कि जो बॉडी के अंदर दूसरा सिनेरियो क्या है कि एक तो कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी तो रेस्पिरेशन आपकी इनिबिट हो रही है. दूसरे ये जो एक्सेस बाइकार्बोनेट बन रहे हैं ये कहाँ से रिमूव होंगे, ये कैसे रिमूव होंगे? दे विल बी रिमूव बाय द किडनीज, दे विल बी एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज. ठीक है. सो अगर एसिड ज्यादा हो रहे हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, अगर बॉडी के अंदर एसिड ज्यादा हो रहा है, ये वाला ये बॉडी के अंदर अगर एसिड ज्यादा हो रहा है तो बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और ये एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स रिमूव कर रहे हैं. ठीक है. अगर आपकी बॉडी के अंदर रेस ज्यादा हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एक्सेस बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आपकी किडनी जो है वो एक्सेस बाइकार्बोनेट को बॉडी से बाहर निकाल रही है. ठीक है. The rise in the bicarbonate in the blood that occurs is compensated for by increased renal excretion of bicarbonate ions. ठीक है. यानी कि ये देखो, आपको यहाँ पे आप देखो कि आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाली है तो कार्बोनिक एसिड के साथ इसने कंबाइन करके बाइकार्बोनेट्स बढ़ा दिए हैं. अब ये जो है मोर एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है और सोडियम बाई कार्बोनिक एसिड बन रहा है, वो कार्बोनिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है आपका सोडियम और सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहे हैं. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं. एक तो कंटिन्यूसली या कार्बन डाइऑक्साइड आपकी यूज अप हो रही है और वीक बेस बन रही है. कार्बन डाइऑक्साइड आपकी कंटिन्यूसली यूज अप हो रही है और वीक बेस बन रही है. ठीक है. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट ज्यादा हो गए हैं. एक्सेस बाइकार्बोनेट्स जो है ना वो किडनी बॉडी से बाहर निकाल देगी और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है तो उसकी वजह से रेस्पिरेशन लंग्स जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे, तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर नहीं निकलेंगे. तो अब यहाँ पे आप देखो लंग्स भी काम कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, और आपके किडनीज भी हेल्प कर रही हैं. यहाँ पे एक्सेस बाइकार्बोनेट जो है वो किडनी बॉडी से रिमूव कर देगी. जितने भी एक्सेस वीक बाइकार्बोनेट बन रहे हैं वो बॉडी से किडनी एक्सक्रीट कर देगी, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कम हो गई है वो रेस्पिरेशन लंग्स जो है रेस्पिरेशन को कम कर देंगे ताकि कार्बन डाइऑक्साइड वापस अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए. ठीक है. हाँ जी. ओके, सो आई विल स्टॉप हियर. थोड़ा सा वो कर दें चैट पास में, बेटा चैट ऑन कर दो. ऑन है जी बच्चों. एनीथिंग जो हाइड्रोजन ओके बॉडी में क्या चेंजेस आएंगी एसिडोसिस? हाँ हाँ, बॉडी के अंदर जब एसिडोसिस हो तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गए. एल्कलोसिस है तो ये हाइड्रोजन आयन कम हो गए बॉडी के अंदर. एनी क्वेश्चन? हाँ लेकिन देखो अब क्योंकि बहुत ज्यादा बन रही है, ठीक है, अब जो है ना क्योंकि वो सोडियम बाइकार्बोनेट बन गया ना,
आपके बाइकार्बोनेट क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन डाला हुआ है ना, तो उसने यहाँ पे कार्बोनिक एसिड के साथ कंबाइन करके तो बहुत ज्यादा बाइकार्बोनेट्स बना दिए हैं, ठीक है। तो वो इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो तो हाइड्रोजन आयन के साथ तो कंबाइन करने के अब इतने ज्यादा हो गए हैं, तो हाइड्रोजन आयन के साथ इतने वो कंबाइन नहीं करेंगे एज कम्पेयर के वो सोडियम बाइकार्बोनेट बना देंगे। जब जो इस सिनेरियो में जो आपका सवाल है उसमें ये है कि ये रिएक्शन इतना ज्यादा तेज होता है कि वो हाइड्रोजन आयंस जो बाइकार्बोनेट के साथ मिल के वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे थे, वो रिएक्शन स्लो है, वो स्लो रिएक्शन है, ठीक है। जब स्ट्रॉन्ग बेस आप ऐड करोगे तो आपका जो बाइकार्बोनेट बहुत तेजी के साथ बनेंगे, ठीक है। विद कार्बोनिक एसिड सारा यूटिलाइज ही हो जाएगा उन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करने का, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट की कॉम्बिनेशन इतनी इफेक्टिव नहीं रह जाती क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन जो है ना वो ज्यादा तेजी के साथ कंबाइन करेंगे विद द बाइकार्बोनेट आयंस एज कंपेयर टू कि वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करें, ठीक है। इवन देन इवन देन इवन देन हाँ, जब किडनी खराब हो जाएगी तो फिर बेचारे लंग्स ही कॉम्पनसेट करेंगे। ये जो है सवाल अब आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी जब हम डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, ठीक है, शाबाश। सो यस, जब किडनी खराब होगी तो लंग्स कॉम्पनसेट करेंगे, जब लंग्स खराब होंगे तो किडनी कॉम्पनसेट करेगी, ठीक है। सो ये हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको इसका जवाब दूंगी कल, मैं आपको ये दोबारा फिर दिखाती हूँ इक्वेशन और आपका ये जवाब के आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हो। ठीक है, लेकिन इवन आपकी बात सही है कि जब कार्बोनिक एनहाइड्रेट ज्यादा होगा तो वो रिएक्शन ज्यादा होगा, लेकिन इवन देन अगर आप दोनों सिनेरियोस को कंपेयर करोगे तो अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा हुआ है तो वो ज्यादा कंबाइन करेगा कार्बोनिक एसिड से एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा चाहे कार्बोनिक एनहाइड्रेट है या नहीं है, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट, ठीक है, चलो, ओके, गुड, थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।